यूनिट नंबर 2 है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर है। सैलरी कहते किसको है? द एवरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर द सर्विस रेंडर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। पर कि जो भी पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा, उसने जो सर्विस की है पर एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? सैलरी बोलेंगे। उनों के बीच में क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, तो उसको सैलरी बोलेंगे। पर देयर शुड बी एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे वो फुल टाइम हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे इंडिया के अंदर हो, चाहे इंडिया के बाहर हो। अमाउंट रिसीव बाय द इंडिविजुअल शैल बी ट्रीटेड एज अ सैलरी ओनली इफ रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेज ऑफ द एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई, मास्टर एंड सर्वेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, उनों के बीच का रिलेशन एम्प्लॉय का, मास्टर एंड सर्वेंट का, प्रिंसिपल ने एजेंट का होगा, तो उसको सैलरी मानने में आएगी। जैसे कि एग्जांपल दिया, कमीशन रिसीव बाय द डायरेक्टर। पर तो अगर टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी इफ द डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय, अगर वो वहाँ का एम्प्लॉय होगा डायरेक्टर, तो सैलरी में मानने में आएगा, उसको जो कमीशन देने में आएगा। अगर वो वहाँ का एम्प्लॉय नहीं है, खाली सिर्फ डायरेक्टर है, तो उसकी जो इनकम है वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, या तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। उसी तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है का, पर MP MLAs वगैरह जो है, उनों की जो भी सैलरी वगैरह होगी, वो उन्हों को जो भी मिलेगा वो सैलरी काउंट नहीं होगा, वो कहाँ पे जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है गए, बराबर है, गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह वो नहीं है गए, इसके लिए उनकी इनकम भी कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि MCQ में आएंगे। उसी तरीके से अगर पार्टनर को अगर सैलरी मिलती है, तो वो भी सैलरी के अंदर नहीं बताएंगे, वो कहाँ पे बताएंगे? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में बताएंगे। ये MCQ है तुम लोग के इम्पोर्टेंट, ठीक है। सैलरी में क्या क्या आता है? तो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़ वगैरह सब आती है। मॉनेटरी फैसिलिटी के अंदर आएगा बेसिक सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, सब अलाउंसेस वगैरह है। और नॉन मॉनेटरी फैसिलिटी के अंदर क्या आएगा? सब अकोमोडेशन है या मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह देते हैं, वो सब चीज़ आती है। अब तुम सैलरी बोलो कि वेजेस बोलो, दोनों का मतलब तो कैसा होता है? सेम ज होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, अगर सपोज समझ लो तुम एक जगह जॉब नहीं करते ना, 2-3 जगह पे तुम जॉब करते हो, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सैलरी फ्रॉम द ईच सोर्स इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अ सैलरी। बराबर कि सपोज समझ लो तुम 2-3 जगह पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो सब जगह से जो भी सैलरी आएगी वो सबको क्या करने में आएगा? एड करने में आएगा। मीनिंग ऑफ द सैलरी फॉर इनकम टैक्स इज मच वाइडर देन व्हाट इज अ नॉर्मली अंडरस्टूड। सैलरी इंक्लूड द फॉलोइंग, हम ऐसे नॉर्मली जिसको हम लोग सैलरी कहते हैं, बराबर है, बट यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन के अंदर ये सब चीज़ों को हम सैलरी बोलेंगे। ये सबका प्लस करेंगे तो सैलरी आएगी। किसको किसको? वेजिस है, एन्यूटी है, पेंशन है, ग्रेचुटी है, फीस, कमीशन, प्रिक्विजिस्ट वगैरह है, पर प्रॉफिट वगैरह है, एडवांस सैलरी वगैरह है, पेमेंट रिसीव हैगा, पर तो ये लीव सैलरी है। ये सब चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। PF वगैरह है, प्रोविडेंट फंड वगैरह है, तो ये सब का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? हमारे को सैलरी मिलेगी। इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड इंक्लूड मॉनेटरी एज वेल एज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। उसका तो मॉनेटरी आइटम भी आएगी, नॉन मॉनेटरी आइटम भी आएगी। सैलरी किस तरीके से देना है? तो ड्यू बेसिस या रिसीव बेसिस के ऊपर होता है। पर सैलरी कैसे होती है? एडवांस सैलरी को भी हम लोग ऐड कर देंगे, कोई सैलरी के पैसे वगैरह बाकी है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सपोज समझ लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अभी तुम्हारा यह रहेगा अप्रैल से लेकर मार्च तक, 2021-2022, ठीक है। अब सपोज समझ लो कि भाई मार्च महीने की तेरे को सैलरी नहीं मिली, तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तेरे को भले 11 महीने की सैलरी मिली है, भले तेरे को 1 महीने की सैलरी क्या आएगी? तेरी बाकी है, एरर है, तो भी क्या करेंगे हम लोग? उसको ऐड कर देंगे। अभी सपोज समझ लो फॉर एग्जांपल के तौर पे तेरे को अप्रैल के महीने के, मतलब अप्रैल टू मार्च तेरा मंथ हैगा, अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 महीने की तो सैलरी मिलती है। पर क्या होता है, आने वाले साल के अप्रैल की भी तेरे को सैलरी मिल जाती है, तो क्या हुआ? एडवांस हो गया, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब सैलरी के अंदर जो एडवांस होता है उसको भी ले लेते हैं, जो बाकी वाली सैलरी वगैरह होती है उसको भी ले लेते हैं। देख जैसे कि एग्जाम्पल दिया, प्रीवियस 2020-21 है, बराबर है। सैलरी बिकम ड्यू, जितना भी ड्यू हुआ, मतलब ये पूरे साल की जितनी सैलरी है वो तो हम लोग अभी टैक्स पे कर देंगे। पर अभी सपोज सर सैलरी तेरे को जितनी भी मिली है, रिसीव जितनी भी हुई है,
उसका भी टैक्स क्या करेंगे, प्रीवियस 2020-21 में पे कर देंगे। अभी सपोज समझ लो कि भाई 2020-21 की कोई सैलरी तरीके से ये बाकी है जिसको ऊपर तूने टैक्स पे नहीं किया तो उसके ऊपर भी टैक्स कब पे कर देंगे, अभी पे कर देंगे। अगर तूने टैक्स पे कर दिया तो जब तूने टैक्स पे किया है वो वाले टाइम पे उसका टैक्स वगैरह लगेगा। ठीक है, देखिए तीनों में कैसा है, अभी मिला, अभी ड्यू हुआ तो भी टैक्स, अभी मिला तो भी टैक्स, मिल गया है पर टैक्स पे नहीं किया तो भी अभी टैक्स। पर मिल गया है पर टैक्स तूने क्या कर दिया, पे कर दिया है, तो फिर जब तूने टैक्स पे किए तब तेरे को दे देने का। पर अभी टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत अब नहीं है। सेकंड टाइम टैक्स पे ना हुआ, नहीं दूसरा क्या देखने का, जो पहले आ गए उसमें अपनों को टैक्स पे कर देने का, बराबर है। अभी सपोज हमने टैक्स कब कब लग सकता है, इंडिया के पैसे इंडिया में हो गए, हाँ भाई तो भी क्या लग सकता है, इंडिया में टैक्स लग सकता है। बट डीम टू बी अकर इन इंडिया, तुम मान लो कि इंडिया में मिला है तो टैक्स लगेगा। इंडिया के पैसे बाहर मिले, तुम ऐसा मान लेते हो कि इंडिया में मिलेंगे तो भी टैक्स लग सकता है। इंडिया के पैसे जो है बाहर तेरे को मिले हैं बर, तो भी क्या हो सकता है, तुम मान लो कि भाई इंडिया में मिले हैं तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। न अगर सपोज समझ लो कि भाई लीव अर्न इन इंडिया होवे, बर कि लीव सैलरी वगैरह इंडिया में हुआ, भले उसके पैसे बाहर मिले, शॉर्ट में इंडिया तो आया ना, तूने सर्विस का दी इंडिया के अंदर दी तो इंडिया में तो टैक्सेबल होगा ही ना। वो हम लोग करते थे ना, इंडियन इनकम इंडिया में आवे, तीनों में टैक्सेबल। यहाँ देखिए सब में इंडिया नाम आए, इंडिया नाम आए तो क्या होगा, टैक्सेबल तो आएगा ना, 100% टैक्सेबल आएगा। देख अब इसके बाद देख सुनिए, इंडियन सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है, आर वाले, बराबर। तो इंडियन सिटीजन है, सपोज सब लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर कुछ भी सर्विस वगैरह आउटसाइड इंडिया देती है तो उसको तुम सैलरी को टैक्सेबल लोगे, हाँ लेंगे। अलाउंसेस प्रिक्विजिस को नहीं लेंगे, क्योंकि आउटसाइड इंडिया दिए तो वहाँ खाली सैलरी टैक्सेबल होगी, अलाउंसेस वगैरह नहीं होगा। अगर सपोज सब नॉन रेसिडेंट है, मतलब इन आ रही है, बर चाहे वो फिर कोई भी हो, देख अब इसमें क्या इंडियन सिटीजन है ना, बर चाहे वो रेसिडेंट होवे चाहे नॉन रेसिडेंट होवे, मतलब कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया होवे कि इन आ रही होवे, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, भले वो आउटसाइड इंडिया क्या करता है, सर्विस करता है, उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा 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 नहीं लगेगा, चाहे वो रेसिडेंट होवे चाहे नॉन रेसिडेंट होवे। हाँ उसका अलाउंसेस के ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर सपोज सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय नहीं है ना, बाकी कोई एम्प्लॉयज देगा, तो नॉन रेसिडेंट होगा ना आउटसाइड इंडिया काम करता है तो सैलरी पे भी नहीं लगेगा, प्रिक्विजिस पे भी नहीं लगेगा। और आर ओ वाल है, कोई ने कहा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो कोई भी एम्प्लॉयज होगा कहाँ पे भी काम करे, चाहे इंडिया में करे चाहे बाहर करे, सैलरी पे भी टैक्स लगेगा, अलाउंसेस पे भी लगेगा। ये याद रखियो, इंडियन सिटीजन होवे चाहे रेसेंट चाहे नॉन रेसेंट होवे, गवर्नमेंट इंडिया का होवे तो खाली सैलरी पे लगे, अलाउंसेस के ऊपर ना लगे। और दूसरा कोई एम्प्लॉयज होवे पर एनआरआई है तो दोनों पे ना लगे, न आर ओ आर होवे ने तो क्या होवे, दोनों पे टैक्स लगे। मतलब सैलरी में क्या आता है, सैलरी आती है, अलाउंसेस आता है, परक्विजिस्ट आती है। बट तो देख सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा, तो ये बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंसेस है, लीव सैलरी है, मतलब वो जो 30-40 जो टॉपिक हम लोगों ने करे थे ना, वो सब चीज़ क्या होती है इसके अंदर कवर होते हैं। खाली प्रिक्विजिस्ट तुम्हारा बाकी है। बट अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि लीव सैलरी है, तो हम लोग ने पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह सब तुम्हारे को लिखवाएगा A to Z, कि भाई को कब कब कौन सी सैलरी होती है, इसके अंदर कितनी लिमिट्स वगैरह है, वो सब चीज़ जो तुम्हारे को बुक के अंदर लिखवाई है वो सब चीज़ देख के जाइए। कुछ भी आ सकता है, थियरी प्रैक्टिकल लिमिट पूछ सकते हैं, या तो फिर इसके जो सैलरी है वो कौन सी होती है, 10 महीने की सैलरी, एवरेज सैलरी, बराबर है। कहाँ पे ऐसा भी लिखवाया है कि भाई लास्ट मंथ से लेनी है कि जब तुम रिटायर होते तब से लेनी है, ठीक है। वो सब चीज़ तुम्हारे को देखनी है। ये इसका अंदर क्या दिया है, इमीजिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, और जब तुम रिटायर हो उसके एक दिन पहले से सैलरी लेने की, किसके अंदर, लीव सैलरी के अंदर, बराबर है। वो सब चीज़ तुम्हारे को जो डिटेल में लिखवाई है वो तुम देख के जाइए। इसका ग्रेचुइटी है तो ग्रेचुइटी के बारे में पूरे का पूरा टॉपिक तुम्हारे को लिखवाया है बुक के अंदर, वही प्रीफर करो। पेंशन के बारे में कॉम्पिटेड अनकॉम्पिटेड उसके जो एग्जाम्पल वगैरह है वो भी देखो, बराबर है। उसके बाद आता है सब अलग अलग तरीके के अलाउंसेस आते हैं, तो देख ये सब अलाउंसेस सब वो सब लिखवाए ले, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस,
डीएनएस, ओवर टाइम, फिक्स मेडिकल, सिटी कंपनी, इंटरिम अलाउंसेज, सर्वेंट है, प्रोजेक्ट है, टिफिन है, एनी अदर केस अलाउंसेज, वार्डन अलाउंसेज है, नॉन पास अलाउंसेज है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है। पर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज के अंदर याद रखने का कि अगर नॉर्मल इंसान है तो भाई कैसा होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। पर अगर वो जो भी हैंडीकेप वगैरह है तो उन्हों के लिए कुछ 3200 की लिमिट है कि सब तुम्हारे को लिखवाएगा, वो भी देखना। ये पार्टली टैक्सेबल है, हाउस रेंट अलाउंसेज, स्पेशल अलाउंसेज, पर ने फुल्ली एग्जम्प्टेड, मतलब 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। पर अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का या तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज को जो भी अलाउंसेस देते हैं वो वाला है। अलाउंसेस पेड बाय द यूएनओ है। कंपल्सरी अलाउंसेस रिसीव बाय द जज है। ये कैसे फुल्ली एग्जम्प्टेड, 1 रुपया भी तेरे को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाउस रेंट अलाउंसेस का टॉपिक पूरा डिटेल के अंदर करवाया है, वो देखो तुम लोग, बराबर है। इसके बाद आता है सभी स्पेशल अलाउंसेज आता है, चिल्ड्रन अलाउंसेज, हॉस्टल अलाउंसेज, बराबर है कि भाई 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 चाइल्ड तक तेरे को मिले, तीसरे को क्या करना पड़े, टैक्स तो पे करना पड़े। पर उसी तरीके से यहाँ पर जो क्या आएगा, हॉस्टल अलाउंसेज, ये भी डिटेल में देखा आएगा, 300 रुपये कर देने के यहाँ पर जो अप टू 2 चाइल्ड। उसका बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज, द एक्सपेंसेस फॉर द कम्युनिटी बिटवीन अ प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंट एंड प्लेस ऑफ अ ड्यूटी, बराबर, मतलब जहाँ पे वो रहता है वहाँ से लेके जहाँ पे वो जॉब करता है वहाँ तक का होता है। 3200 रुपये पर मंथ, खाली किसके लिए, हैंडीकेप के लिए। जो नॉर्मल इंसान है क्या, उन्हों के लिए तो कैसा है, फुल्ली टैक्सेबल है। फिर आता है अलाउंसेज फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हिज ड्यूटी इफ़ नॉट इन रिसीव ऑफ द डेली अलाउंसेज। अगर वो डेली अलाउंसेस को नहीं मिलता है तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर क्या होगा, तो 70% जो भी है बराबर उसका अलाउंसेस के या 10,000 पर मंथ, दोनों में से जो छोटा होगा उतना उसको क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। इसके ऊपर की अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है एक्सपेंस एग्जम्पशन डिपेंड अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर वाला वो भी तुम्हारे को पूरे का पूरा लिखवाया है कि ट्रैवल रहेगा, कन्वाइंस है, डेली है, हेल्पर है, रिसर्च अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस। ये सब क्या होता है, खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये सब अलाउंसेज है, ठीक है। तेरे को अलाउंसेज इतना इतना मिला, 36,000, 40,000, 50,000, 68,000, 1 लाख नहीं, इसी 18,000, पर तूने एक्चुअली में खर्चा इतना इतना करा तो इतना इतना तेरे को डिडक्शन मिलेगा, बराबर। तो 36 में से 32 गए तो 4,000 के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। 40 में से 41 गए तो पैसे अपने गजवे के गए ना, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करने का। माइनस में आवे तो टैक्स पे ना आवे, बराबर। 50,000 मिले, 42 का खर्चा कर तो 8 बचे ना, तो 8,000 के ऊपर टैक्स। 68 दिए, 64 का खर्चा करा, 4,000 के ऊपर टैक्स। 1 लाख मिले, 90 का खर्चा करा, 10,000 के ऊपर टैक्स। 18,000 मिले, 17,000 का खर्चा करा, 1,000 रुपये बचे टैक्स। देखा 40,000 मिले, 41 का खर्चा करा, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते -1,000, बराबर। 40 मिले ने 41 का खर्चा करा, 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करने का, माइनस ना हुआ। अब आता है प्रिक्विजिस्ट। प्रिक्विजिस्ट की अलग से वीडियो बनाऊंगा, कल वो तुम्हारे को भेजूंगा, वो देखना 1-2 MCQ इसके अंदर से भी आ सकते हैं क्या। बाकी कुछ बचा नहीं है, खाली प्रिक्विजिस्ट का टॉपिक बचा है, ठीक है। बस इतना ही है, कुछ और है नहीं।